Hello and welcome to Byju's, your friend and mentor Piyush the side. And today we are going to discuss the solutions for DPT 15 from the chapter Moving Charges and Magnetism. जिसने भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट किए हैं उसको पता है कि अब ज्यादातर प्रॉब्लम्स अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है. बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में कभी कभी कंफ्यूजन होता है. से फॉर एग्जांपल सर मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं या उसका क्या मतलब होता है, या फिर अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का, डिप एंगल क्या चीज होती है, मैग्नेटोमीटर का जो रोटेशनल एसएचएम होता है वो कैसे लिखते हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या होती है, वो सारी चीजें यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डिस्कस अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट एज वेल, राइट. हम बार मैग्नेट को भी स्टडी करेंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पे, एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं इस डीपीपी में. सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 1. An electrical cable is laid out horizontally and is carrying a current from north to south. Carrying out current from north to south. Now, at the magnetic equator, the position of the null point from the cable is. Now, please understand this. अगर मैं एक अर्थ का डायग्राम कंसीडर करूं और इसके मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करूं तो ये वाली लोकेशन होगी, राइट. ये वाली लोकेशन मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट. अब यहां पर एक वायर है जिसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं. देखो ऐसा एक वायर को ऐसा रखा मैंने, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा. हालांकि वायर का मैंने डायग्राम बहुत बड़ा दिखाया है, बट ठीक है, रेशियो पे मत जाना. वायर का जो सर्कमफेरेंस होगा ऑफ कोर्स वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम होगा. एक लूप में वायर को रखा और इसमें करंट जा रही है, मान लो ऐसी करंट जा रही है, राइट. तो अब ये कहां पे है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे है. तो मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस लोकेशन की बात करूं, तो यहां पर जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, ये है बी अर्थ. और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर नल पॉइंट कहां पे होगा. नल पॉइंट मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो वाला पॉइंट. तो तुम वायर के में अगर करंट की डायरेक्शन देखो तो वायर में करंट की डायरेक्शन के हिसाब से जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा वैसा आएगा. मतलब इस लोकेशन पर, मैग्नेटिक इक्वेटर वाली लोकेशन पर जहां वायर रखा हुआ है, उस लोकेशन पर जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है. क्या दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करके कभी भी जीरो ला सकते हो? आंसर है नहीं, नेवर. दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करके जीरो लाया जा सकता है अगर उनके मैग्नीट्यूड बराबर है तो, लेकिन दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का समेशन कभी भी जीरो नहीं दे सकता है. इसीलिए यहां पर बी नेट कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो. सो नल पॉइंट कहीं भी अचीव नहीं किया जा सकता. इस केस में नल पॉइंट कैन नॉट बी अचीव्ड, शुड बी द राइट ऑप्शन. लेट्स चेक. ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन. The magnetic moment of a magnet of dimensions 10 into 4 into 1 in centimeters is 4 ampere meter square. Magnetic moment की वैल्यू, m की वैल्यू, magnitude of capital M का वैल्यू दिया हुआ है 4 ampere meter square. Its intensity of magnetization. Now, in order to calculate intensity of magnetization, you should know the definition. That's the most important part here. So the definition of intensity of magnetization, जिसको अपन I भी बोलते हैं कभी-कभी, अगर मैं I के magnitude की बात करूं, intensity of magnetization की बात करूं, so that is given as magnetic moment per unit volume. That means यूनिट वॉल्यूम में कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता है क्या, टोटल 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 10 into 4 into 1, that is 40 centimeter cube, that is 40 into 10 raised to power minus 6 meter cube. So ampere meter square divided by meter cube, that's ampere per meter. And यहाँ पे क्या बनेगा, 1 by 10 into 10 raised to power minus 6, that's 1 by 10 raised to power minus 5, that's 10 raised to power 5 ampere per meter. That is the intensity of magnetization in this case, 10 raised to power 5 ampere per meter. Option C here is the correct option. Let's check. Option C will be the correct option in this case. The frequency of oscillation of a bar magnet in an oscillation magnetometer fixed in a horizontal plane in the Earth's magnetic field is 40 oscillations per minute. मतलब एक मैग्नेटोमीटर है, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट ऐसा मान लो, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है. हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आता हो. मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें बीवी तुमको ऐसा दिखे, राइट, बी वर्टिकल ऐसा ऊपर आता हुआ दिखे, और बी एच मान लो ऐसा दिखे, बी हॉरिजॉन्टल, राइट. उस केस में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है और ये फिक्स है, राइट. अच्छा, अब तुमसे कह रहा है कि a short bar magnet is placed to the north of the magnetometer at a separation 20 cm from the oscillating magnet with its north pole pointing towards north as shown in the figure. Now, the frequency of oscillation is found to increase to 60 oscillations per minute. Calculate the magnetic moment of the short bar magnet. बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो. देखो, ये है नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ज्योमेट्रिकल नॉर्थ डायरेक्शन. ज्योमेट्रिकल नॉर्थ डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन, राइट. और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन. तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसी भी पॉइंट पर ऐसी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा, क्योंकि मैग्नेट जो है, ये बार मैग्नेट जो ऑसिलेशन के लिए फ्री है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो प्लेन ऑफ पेपर को हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेते हैं. तो बी एच ऐसा और बी भी ऐसा, राइट. तो जब ये मैग्नेट नहीं था, शॉर्ट मैग्नेट नहीं था, तब इसका ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बीएच में दिया हुआ था 40 ऑसिलेशंस पर मिनट. ध्यान से सुनो, जब कोई मैग्नेट, मान लो ये मैग्नेट है, राइट, मान लो ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल ऐसा, साउथ पोल ऐसा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा ऐसा, मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर. और अगर बीएच वेक्टर ऐसा है तो क्या बीएच वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइंड होगा? यस. अब अगर खाली ये वाला केस कंसीडर करो, बाकी कुछ भी कंसीडर मत करो. अब इसको अगर मैं मैग्नेटिक, अगर मैं हॉरिजॉन्टल से या इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल घुमा के छोड़ दूं, तो क्या ये ऑसिलेट करेगा? यस. क्यों ऑसिलेट करेगा? क्योंकि बीएच इस एम वेक्टर को फिर से अपनी डायरेक्शन में अलाइन कराने की कोशिश करेगा, और उस केस में जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा एम बी साइन थीटा माइनस एम बी साइन थीटा. थीटा के ऑपोजिट टॉर्क लगेगा, एंटी टॉर्क लगेगा. तो तुम थीटा डिविएट करते हो तो थीटा को कम करने के लिए टॉर्क लगेगा माइनस एम बी साइन थीटा, और थीटा स्मॉल है तो टॉर्क को माइनस एम बी थीटा लिख सकते हैं.
माइनस एमबी थीटा, बी की जगह बी एच, माइनस एमबी एच थीटा लिख सकते हैं, यस सर। और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एमबी एच थीटा, right? So alpha here will be equal to minus mbh by I times theta. And now if you compare as the angular SHM equation, alpha is minus omega square theta, then omega is equal to under root mbh by I, then time period will be 2 pi root I by mbh. और टाइम पीरियड कितना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, फ्रीक्वेंसी आई 1/2 pi अंडर रूट mbh by I. दिस अ फ्रीक्वेंसी जब केवल और केवल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके रोटेशन के लिए या इसके एंगुलर एसएचएम के लिए जिम्मेदार है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 pi अंडर रूट mbh by I। बिल्कुल सर, ये देखो यही फॉर्मूला लगाया मैंने, ये है मैग्नेट, ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन अपवर्ड, यानी मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक साउथ मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बीएच ऐसा। अगर बीएच ऐसा, ध्यान से सोचो, अगर बीएच ऐसा तो इस मैग्नेट, और इसका नॉर्थ पोल ऐसा, साउथ पोल ऐसा, तो इस मैग्नेट को घुमाने के लिए बीएच जिम्मेदार, और अगर बीएच जिम्मेदार तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं 1/2 pi रूट m। m इज फॉर द बिगर मैग्नेटिक मोमेंट, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बिगर मैग्नेट, ऑफ द मैग्नेटोमीटर वाला मैग्नेट, अंडर रूट mbh by I। यस सर। तो अब सोचो ध्यान से, जब तुमने केस को चेंज किया, जब तुमने यहां पर एक मैग्नेट रख दिया एज पर द गिवन डायरेक्शन, जिसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट की वजह से इसकी एक्सियल लोकेशन पर, इसकी एक्सियल लोकेशन पर एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड भी तो आ गई बी मैग्नेट की वजह से, ऐसे साउथ की डायरेक्शन में, इस साउथ में घुसती हुई ऐसे एक बी मैग्नेट भी तो आ गई, बी मैग्नेट आ गई और बीएच तो पहले से इस डायरेक्शन में था। तो अब इस मैग्नेट को अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करूंगा, मैग्नेटोमीटर वाले मैग्नेट को, तो उस पर दो मैग्नेटिक फील्ड बीएच और बी मैग्नेट ये सेम डायरेक्शन में एक टॉर्क अप्लाई करेंगी, दोनों एक साथ उसको रोटेट कराएंगी, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। तो अब जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा बेटा, वो आएगा अंडर रूट 1/2 pi अंडर रूट एम बी डैश बाई आई, वेयर बी डैश इज बी मैग्नेट प्लस बी एच। यस सर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ ऐसा साउथ ऐसा, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ जाती हुई दिखेगी, यानी बी मैग्नेट ऐसा दिखेगा, और बी एच तो पहले ही ऐसा दिखा है। तो अब यहां पर मैं कोई मैग्नेट रख के उसको ऑसिलेट कराऊंगा, तो उसके लिए बी डैश रोटेट कराएगी, और फॉर्मूला का फ्रीक्वेंसी का 1/2 pi अंडर रूट एम बी डैश बाई आई, वेयर बी डैश इज बी मैग्नेट प्लस बी एच। एग्रीड और नॉट? यस सर, वी एग्रीड। सो अब अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, या हियर 1/2 pi शुड बी मल्टीप्लाइड, राइट? सो अगर मैं अब फ्रीक्वेंसीज का रेशियो लूं एफ डैश बाई एफ का, तो होगा अंडर रूट बी डैश बाई बी एच, और बी डैश इज बी मैग्नेट प्लस बी एच, राइट? सो एफ डैश बाई एफ का होल स्क्वायर विल बी बी मैग्नेट प्लस बी एच बाई बी एच। यस सर। एफ डैश एफ इज 40, एफ डैश इज 60, so 60 by 40 to the whole square is b magnet plus bh is given to you, divided by bh is again given to you, right? So यहां से b magnet निकल आएगा, b magnet निकल आएगा, b magnet comes out to be 13 to 10 to the minus 6 tesla, that's 13 micro tesla। किसका b magnet? इसका, इसकी वजह से इस लोकेशन पर b magnet। ये बी मैग्नेट क्या है? ये छोटे वाले मैग्नेट की वजह से बड़े वाले मैग्नेट की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या इसके लिए वो एक्सियल पॉइंट है? यस, इसके लिए वो एक्सियल पॉइंट है। कितनी डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक्सियल लोकेशन पर बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बी मैग्नेट इज इक्वल टू, एक्सियल लोकेशन पर बी मैग्नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 m डैश बाय r, 2 m डैश, ओके, 2 m डैश बाय, या लुक इनटू दिस, r क्यूब, या द करेक्ट फॉर्मूला इज इन r क्यूब, 2 kp cos। सो इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रिक डायपोल वाला सीन, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए E एट एक्सियल लोकेशन कितना होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लोकेशन, मैं हमेशा वहां से याद रखता हूं, वो होता था 2 kp cos थीटा बाय r क्यूब। एक्सियल लोकेशन के लिए थीटा 0, थीटा 0 तो cos थीटा 1, और k इलेक्ट्रिक फील्ड वाला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के। लेकिन ऐसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं मैं, b एट एक्सिस फॉर अ बार मैग्नेट, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह मैग्नेटिक डायपोल को अगर कंसीडर करूं तो 2 की जगह 2, k की जगह k, अगर इलेक्ट्रोस्टैट में बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटोस्टैट में बात करूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into P. P is the electric dipole moment vector in electric case. In the magnetic case, it becomes magnetic dipole moment. So that is M. M dash. Here, for this, we have considered magnetic dipole moment to be M dash. M dash into 1 by R cube. फॉर्मूले का कोरिलेशन समझ में आया? अब ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, तो बी मैग्नेट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 m डैश बाय r क्यूब। यस सर। और बी मैग्नेट तो हम पहले से ही निकाल चुके, 30 माइक्रो टेस्ला, 13 टू 10 टू -6, यस सर, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट्स 10 टू -7, 2 m डैश इज द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर मैग्नेट, ऊपर वाला मैग्नेट m डैश, डिवाइडेड बाय r इज 20 सेंटीमीटर, दैट्स 0.2 सेंटीमीटर का क्यूब। और एक और चीज तुम्हें दी हुई थी कि ये स्मॉल बार, शॉर्ट बार मैग्नेट है, शॉर्ट मतलब d इज मच लेस देन 20 सेंटीमीटर, तभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक्सियल लोकेशन पर बहुत दूर किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तभी फॉर्मूला वैलिड है। अगर d इज क्लोज टू 20 सेंटीमीटर तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा, राइट? लेकिन तुम्हें दिया हुआ शॉर्ट बार मैग्नेट, तो उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर से कम मान सकते हैं, इस वजह से ये फॉर्मूला वैलिड है। तो यहां से तुमको m डैश की वैल्यू निकल आई, और m डैश की वैल्यू कितनी आई? m डैश की वैल्यू आई 1.2 मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट? सो 1.2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। A bar magnet is cut into two equal halves by a plane parallel to the magnetic axis. From the given following physical quantities which remains unchanged is। एक बार मैग्नेट को हम दो इक्वल हाफ्स में कट करते हैं, कैसे कट करते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब है ऐसा ऐसा कट करते हैं, ऐसा कट लगाते हैं, ऐसा, राइट? स्लाइस में कट करते हैं, राइट? ऐसा ऐसा नहीं कट करना, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ कटिंग इट, स्लाइसेस करते हैं ऐसा पैरेलल, राइट? सो जैसे ही तुम ऐसा करोगे वैसे ही ये जो दो हाफ बनेंगे उनका पोल स्ट्रेंथ तो तुरंत चेंज हो जाएगा,
ध्यान रखो, बार मैग्नेट को अगर मैं ऐसे कट करूं, ऐसे, तो फिर पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। ये अगर मान लो माइनस एम था, ये प्लस एम था, तो जैसे बीच से कट किया, यहां पर एक प्लस एम डेवलप हो जाएगा, यहां पे एक माइनस एम डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहां पर पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी। स्लाइसेस में कट करोगे तो उनका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, तो उनकी पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी। अभी पोल स्ट्रेंथ चेंज हो गई, तो इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी ऑप्शन में करेक्ट नहीं है, पोल स्ट्रेंथ तो बिल्कुल चेंज होगी। उसके बाद में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, एक एक करके एनालाइज करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे क्या असर पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या असर पड़ेगा, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहले भाई, सबसे पहले कहां से पोल स्ट्रेंथ से शुरू करते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ के बारे में अपन जानते हैं कि जब भी इसको स्लाइस में ऐसा कट करेंगे, तो इनके दोनों पार्ट्स का जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा वी डैश, वो इनिशियल वॉल्यूम बाई 2 हो जाएगा। इनिशियली इसका वॉल्यूम अगर v है तो इनका v by 2 और v by 2 हो जाएगा। डू यू एग्री? यस। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इसका a है तो इसका a by 2 और इसका a by 2 हो जाएगा। यस। और पोल स्ट्रेंथ अगर इसकी m है, माइनस m और m है, तो इसकी m by 2 हो जाएगी। राइट, राइट, यस। What next? What next? The next is magnetic moment. Now if you talk about magnetic moment, beta, magnetic moment कैसे define होता है? Magnetic moment is defined as pole strength multiplied by effective length. That is the distance in between south to north pole. तुम ध्यान से देखो तो इसका लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करते हैं, पैरेलल स्लाइस में काटते हैं, राइट। सो लेंथ तो अभी भी वही है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है। इनिशियल पोल स्ट्रेंथ अगर m है तो फाइनल पोल स्ट्रेंथ इंडिविजुअल पार्ट्स की m/2 और m/2 है, राइट। सो मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली विल बी m times L effective, that is ml, and magnetic moment for the final case for each mf and mf for each of them is equal to m/2, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ उतनी रह गई, तो ml/2, दैट इज m इनिशियल बाय 2। सो यस, अगर ये m इनिशियल है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इनिशियल बाय 2 होगा, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m इनिशियल बाय 2 होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ उतनी ही रही, लेकिन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ घट गई, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के घटने से मैग्नेटिक मोमेंट भी घट गया, आधा रह गया, करेक्ट। ओके, व्हाट नेक्स्ट? The next is intensity of magnetization, I guess. Yes, intensity of magnetization is defined as magnetic moment per unit volume, right? So magnetic moment per unit volume. अब तुम ध्यान से सोचो, I is m by v. Okay, okay, correct. तो अभी देखो, I initial is m initial divided by volume initial. m initial अगर मैं m मानूं और volume initial को v मानूं, तो m by v, तो I final, इसका भी I final और इसका भी I final, intensity of magnetization final, that is m final for each part divided by final volume. m final कितना अभी निकाल चुके हैं, m initial by 2, और फाइनल वॉल्यूम कितना, इसका भी v by 2, इसका भी v by 2, अगर इसका v है तो वॉल्यूम भी 1/2 हो गया ईच पार्ट के लिए, तो v by 2, so this is again m by v. So the intensity of magnetization in this particular case does not get affected. So the correct answer is, what does not get changed is intensity of magnetization. We are left with one more example, one more option to just analyze. कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी इजी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो गई, कैसे होगा? अरे लेंथ वही है, पर आधा आधा काट दोगे तो मास तो m/2 हो जाएगा। अब इसका इसके अबाउट, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, तो ml²/12 होता है। इसमें लेंथ उतनी ही है, किसी भी पार्ट के लिए लेंथ उतना ही है, अलग अलग बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए बात करूं तो लेंथ उतना ही है, एल तो उतना ही है, लेकिन मास m/2 हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो घट जाएगा। सो दैट इज व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली गेट्स चेंजेस, राइट। So what does not get changed due to this cutting is only the intensity of magnetization from the given 4 options. So the intensity of magnetization is something which does not get affected. Option C here is the correct option. A small bar magnet is placed with its north pole facing magnetic north of Earth, and the neutral points are located at a distance r from its center. If the magnet is rotated by 180 degrees, the neutral point shall be obtained at a distance. Please understand, ये है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है अर्थ का मैग्नेटिक साउथ। बीच में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। इस बार मैग्नेट, अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, वैसा मान लेना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर तुम बार मैग्नेट को रखोगे, तो जो नॉर्थ से साउथ आता हुआ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो जाएगा बीएच का, राइट। ये डायरेक्शन हो जाएगा बीएच का, और ये मैग्नेटिक इक्वेटर पे मान के चलो। कहां मान के चलो? मैग्नेटिक इक्वेटर पे। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो ऐसा ही दिख रहा है तुमको, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी अर्थ, राइट। मैग्नेटिक इक्वेटर वाला प्लेन आप कंसीडर करते हैं, राइट। मैग्नेटिक इक्वेटर वाले प्लेन में ऐसा रखा हुआ है। सो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वैसा है, ठीक है। अब सोचो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इक्वेटर के सराउंडिंग में सभी जगहों पे ऐसा है, सब जगहों पे ऐसा है। ये देखो, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब तुमको अगर न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, मतलब बी नेट जीरो चाहिए, तो सोचो ध्यान से कि ये है बी अर्थ, तो बी अर्थ को कैंसिल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी वजह से होनी चाहिए, वो ऊपर की तरफ जाता दिखना चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर डायग्राम में। मतलब सोचो, अब ये है नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये साउथ, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे जाती है स्पेस में, ये। तुम ध्यान से सोचो, तो ऊपर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड केवल एक्सियल लोकेशन पे मिलेगा। कहां मिलेगा? एक्सियल लोकेशन पे, नॉर्थ वाले साइड। मतलब ऊपर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मिलेगा। तो इसका मतलब है जो पहले कि जिस भी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, जिस भी पॉइंट पर बी नेट जीरो है, वो एट अ डिस्टेंस आर है ऑन द एक्सियल लोकेशन, ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट, ऑफ द शॉर्ट मैग्नेट। इज दैट करेक्ट? टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, यस। और जहां पे भी ऐसा है, वहां पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो टुवर्ड्स नॉर्थ, जहां पे भी ऐसा है, वहां पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड, ओके जस्ट लुक इनटू इट। अब क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में नॉर्थ साउथ पलट दिया, ये नॉर्थ बना दिया, ये साउथ बना दिया। अब फिर से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर तो ऐसा ही है,
तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे भी होगा वहां पे मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी। तो अब अगर तुम मैग्नेट का नॉर्थ नीचे रख दोगे और साउथ ऊपर रख दोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, देखो ध्यान से ऐसे। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कहां जाती दिखेगी, इक्विटोरियल लोकेशन पर, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कहां पे जाती दिख रही है, इक्विटोरियल लोकेशन पर, डिस्टेंस r डैश, राइट। तो इसीलिए r डैश डिस्टेंस पर एक पॉइंट q है जहां पर फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। तुमसे r और r डैश में रिलेशन पूछा है, ध्यान से सोचो। अब अगर मैं पहला केस कंसीडर करूं, दिस इज केस 1, दिस इज केस 1, तो r डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन है। और अगर दूसरा केस कंसीडर करूं, केस 2, तो r डैश डिस्टेंस पर इक्विटोरियल पॉइंट q पर इक्विलिब्रियम मेंटेन है, राइट। Now we will use the formula for both the cases. So if we use the formula for first case where the equilibrium is maintained on the axial location, so on the axial location the magnetic field due to the magnet is given as 2 km by r cube, where k is mu naught upon 4 pi and r is the distance of the point of the equilibrium from the center of the small bar magnet, correct? So bh is equal to 2 km by r cube, yes. और केस 2 को अगर मैं कंसीडर करूं तो केस 2 में ध्यान से देखो, केस 2 में ये है छोटा सा मैग्नेट, ऊपर साउथ, ये नॉर्थ, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, और यहां से r डैश डिस्टेंस पर पॉइंट q पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो r डैश डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी b मैग्नेट, वो क्या कैंसिल कर रही है, b अर्थ कैंसिल कर रही है, b डैश मैग्नेट वो b अर्थ कैंसिल कर रही है। तो b डैश मैग्नेट कितना होना चाहिए, km by r डैश क्यूब, क्योंकि इक्विटोरियल लोकेशन पर km by r क्यूब लगाते हैं, वेयर k is equal to mu naught upon 4 pi, यस। सो km by r डैश क्यूब, और ये भी b अर्थ को कैंसिल कर रही है, bh को कैंसिल कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसी वजह से bh को मैं b अर्थ मान रहा हूं। या अगर तुम मैग्नेटिक इक्वेटोरियल में मान लो तो ये bh is equal to b अर्थ हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर में, करेक्ट, correct, okay. So from the two cases km by r dash cube is equal to b earth and 2 km by r cube is also equal to b earth for the two equilibrium points in the two cases, case 1 and case 2. So in that case r dash will be equal to 2 raised to power minus 1 by 3 times r. So the correct answer here will be option C. The reduction factor of a tangent galvanometer may be defined as a current passing through it to produce a deflection of. Tangent galvanometer क्या चीज होती है, tangent galvanometer जैसा कि तुमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, it's a device to measure the horizontal component, the value of horizontal component of Earth's magnetic field at any point. देखो क्या होता है, एक ऐसा प्लेन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते हैं, अब इसमें एक मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड करते हैं, ऐसा हिंज करते हैं। तो मैग्नेटिक निडल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में और कुछ भी तुम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे तो मान लो ये BH है, तो BH की डायरेक्शन में अपने आप को लाइन कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी सर। पर अब क्या करते हैं, इस सेटअप में एक ऐसा सर्कुलर वायर लगाते हैं जिसमें करंट जाती है। तो इस करंट की वजह से इसके सेंटर पर, सर्कुलर वायर के सेंटर पर एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बी सेंटर, ड्यू टू करंट इन द सर्कुलर वायर, राइट। तो उस वजह से ये जो मैग्नेटिक निडल है ये अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेती है एट एन एंगल थीटा विद द इनिशियल डायरेक्शन, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब तुम एक्सपेरिमेंटली थीटा पता है तुमको, एक्सपेरिमेंटली इस वायर में करंट पता है, एक्सपेरिमेंटली इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पता है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली तुमको बीसी पता है, बीसी पता है, थीटा एक्सपेरिमेंटली पता है, तो क्या बीएच निकाला जा सकता है, यस। कैसे, tan थीटा, थीटा इज नथिंग बट द डिफ्लेक्शन, दैट इज बी नेट, राइट। थीटा हमेशा किसकी डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक निडल हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगी, बी नेट की डायरेक्शन में। सो थीटा इज नथिंग बट deflection of the magnetic needle with respect to horizontal component of magnetic field. So tan theta can be defined as b center, this is b center, right, divided by bh. अब एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा इजी बनाने के लिए हम करंट की वैल्यू ऐसे सेट करते हैं जिसके लिए थीटा 45 हो जाए। जैसे थीटा 45 होता है, बोलते हैं बी सेंटर ड्यू टू द वायर इज इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल। सो बी सेंटर कैलकुलेट कर लेते हैं, फार्मूला लगा के बीएच पता चल जाता है, राइट। बट यहां पर रिडक्शन फैक्टर क्या चीज होती है, रिडक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज आई बाई tan थीटा, राइट। रिडक्शन फैक्टर के इज डिफाइंड एज आई बाई tan थीटा फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक नीडल का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको उससे डिवाइड करते हैं किसको, करंट फ्लोइंग इनटू द वायर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर इन अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर केस, राइट। अच्छा, तो आई बाई tan थीटा, आप सोचो, ध्यान से सोचो, चलो इन चीजों को एक थ्योरी की तरह नोट डाउन कर लेते हैं। अब आई बाई tan थीटा इज रिडक्शन फैक्टर, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि तुम्हारा आंसर बस इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसके लिए k इज इक्वल टू आई हो जाए, थीटा कितना होना चाहिए 45, सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 k will be equal to I. So the value of deflection angle should be 45 degrees in order for the reduction factor to be equal to the current flowing into the circular wire. That's it. That's what the question is. But मैं थोड़ा और explain करता हूँ इसको। देखो tan theta तुमने क्या किया? Tan theta को तुमने लिखा b center divided by b h. b center due to a circular loop कितना आता है? Mu naught number of turns, right, into I, mu naught in I by 2 times radius. Radius अगर a मानो circular loop की, and divided by bh. So यहाँ से I by tan theta अगर तुम डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? I by tan theta, ध्यान से देखना, I by tan theta, from that equation I by tan theta will become 2abh by mu naught n. So reduction factor which is I by tan theta can also be defined as 2abh divided by mu naught n. But तुमसे चूंकि डिफ्लेक्शन एंगल के टर्म्स में पूछा है कि k is equal to I होने के लिए डिफ्लेक्शन एंगल कितना होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कितना होना चाहिए डिफ्लेक्शन एंगल फॉर k is equal to I, tan theta should be 1, theta should be 45 degrees. So the answer here will be 45 degrees, but the important was to understand the logic कि रिडक्शन फैक्टर क्या चीज होती है, डिफ्लेक्शन एंगल क्या चीज होता है, ये समझना ज्यादा जरूरी था। थीटा इज इक्वल टू 45 इज योर आंसर। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। A tangent galvanometer is connected directly to an ideal battery. If the number of turns in the coil is doubled, then the deflection will. Okay. Tangent galvanometer के लिए tan of deflection angle. अच्छा, deflection angle क्या होता है वो भी बता देता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर निडल इधर है, मैग्नेटिक निडल ऐसी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, इनिशियल डायरेक्शन ये है, यानी BH की वैल्यू इधर है, राइट, BH इधर है, BH को ऐसे डिफाइन करते हैं इतना, राइट, और
अगर तुम्हारा बी वायर यानी बी सेंटर ऐसा है, बी सेंटर, सो जो निडल का डिफ्लेक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन, जब करंट जीरो थी वो वाले डायरेक्शन से जो निडल डिफ्लेक्शन होता है निडल का, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। सो tan थीटा इस केस में ध्यान से देखो, ये बी नेट की डायरेक्शन है, जो निडल का ओरिएंटेशन होता है वो बी नेट की डायरेक्शन में होता है। तो बी नेट की डायरेक्शन में इसका मतलब है कि tan थीटा इज BC डिवाइडेड बाय BH, BC बाय BH। यस सर, ये तो है। और B एट सेंटर ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, अगर तुम्हें याद हो इसकी ज्योमेट्री, तो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप होता है जिसका सेंटर यहाँ लाई करता है, तो वो क्या होता है, वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू आर, रेडियस, 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस को स्मॉल आर मान ले, राइट, रेडियस को स्मॉल आर मान ले, इंटू BH, राइट। सो यहां से तुमको लग रहा होगा कि सर अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया तो डिफ्लेक्शन एंगल थीटा भी बढ़ना चाहिए क्योंकि tan थीटा बढ़ना चाहिए। तुम्हारा लॉजिक यहां पर गलत है, प्लीज ध्यान से सुनो क्यों। नंबर ऑफ टर्न को डबल करने से डिफ्लेक्शन एंगल डबल इस केस में नहीं होगा, डिफ्लेक्शन एंगल नहीं बढ़ेगा। क्यों, ध्यान से सुनो। देखो, जब तुम नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हो तो म्यू नॉट रेडियस टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, बट व्हाट अबाउट करंट? नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से क्या करंट उतनी ही रह रही है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैंने क्या बोला, tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा इज BC बाय BH, BC की वैल्यू म्यू नॉट एन आई divided by 2 into radius into BH. Mu naught 2 radius of loop, horizontal component of magnetic field, all are same। और जब तुम नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हो, सोचो ध्यान से, अगर तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पहले n1 था और बाद में तुम उसको डबल कर रहे हो, रेडियस उतनी ही आपके, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हो, तो पहले भी इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था तुमने, आइडियल बैटरी से कनेक्ट करते हो ना V वोल्ट की बैटरी से, और बाद में भी इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, तो करंट सेम रही दोनों के बीच में या एंड टू एंड पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहा? मैं बोलूंगा पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहा। क्या सेम रहा? पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहा। सो करंट सेम नहीं रही, करंट के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट हो रहा है वो सेम रहा। करंट को डेल्टा वी बाई रेजिस्टेंस लिख सकते हैं क्या? यस। सो पहले वाले केस में करंट की वैल्यू होनी चाहिए, डेल्टा वी तो उतना ही है, बैटरी से लगा रहे हो, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट केस, और I2 की वैल्यू होनी चाहिए डेल्टा वी बाई रेजिस्टेंस इन द सेकंड केस, राइट। रेजिस्टेंस इन द सेकंड केस विल बी डबल ऑफ द रेजिस्टेंस इन द फर्स्ट केस। क्यों? क्योंकि यहां पर लेंथ L है और यहां पर लेंथ 2L हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हो तो दो गुना वायर यूज होगा ना, दो गुना वायर यूज हुआ तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, वायर का लेंथ बढ़ गया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो उतना ही, लेकिन L बढ़ गया, L डबल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गया, तो L से 2L जाने पे क्या डबल हो जाएगा? रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1, रेजिस्टेंस डबल हो गया। तो अब तुम ध्यान से सोचो, तो tan थीटा को मैं करंट के टर्म्स में नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा म्यू नॉट एन आई की जगह में डेल्टा वी बाई 2R इंटू कैपिटल R लिख दूंगा, डेल्टा वी बाई कैपिटल R, पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इंटू BH। अब सोचो इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज चेंज हो रही है, एन चेंज हो रहा है और रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है दोनों केसेस में, लेकिन डेल्टा भी उतना ही है क्योंकि आइडियल बैटरी है, BH उतना ही है, म्यू नॉट उतना ही है, रेडियस ऑफ द लूप उतना ही है, ईच लूप 2 उतना ही है। सो tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू n बाई R। पहले केस में N1 और R1 था, नंबर ऑफ टर्न्स और रेजिस्टेंस, दूसरे केस में N2 R2 था। पर तुम ध्यान से देखो, सो जो tan थीटा 2 है व्हिच इज N2 बाई R2, N2 इज ट्वाइस ऑफ N1, डबल हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, एंड R2 इज ट्वाइस ऑफ R1 क्योंकि रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, दैट इज सेम एज N1 बाई R1। और N1 बाई R1 क्या है? tan थीटा 1। इसका मतलब है tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। इसका मतलब है डिफ्लेक्शन इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन द सेकंड केस। इस केस में डिफ्लेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। कई लोगों को डायरेक्टली फार्मूला देके लगा होगा कि n डबल हुआ डिफ्लेक्शन चेंज, नहीं, n चेंज हुआ एग्रीड, पर उसी हिसाब से i चेंज हुआ। i के चेंज को कैटर करने के लिए अपन i को डेल्टा v बाई r लिख रहे हैं, डेल्टा v सेम है पर रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है। सो tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू n बाई रेजिस्टेंस, n बाई रेजिस्टेंस का रेशियो चेंज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी डबल हो जा रहा है, तो n बाई r का रेशियो वही रहा, राइट। So the correct answer is it remains unchanged. Option C here is the correct option. Read the two statements carefully to mark the correct options out of the given options below, right? Statement 1 says the tangent galvanometer can be made more sensitive by increasing the number of turns in the coil. That's statement number 1 related to tangent galvanometer. Tangent galvanometer क्या होता है इसकी बात तुम थ्योरी में कर चुके हो, right? Statement 2 कहता है current through the galvanometer is proportional to the number of turns in the coil. Okay, let's analyze this one by one and let's figure out कि क्या ये दोनों statement सही है, क्या इनमें से एक सही है और दूसरा गलत है. Let's figure it out. तो tangent galvanometer के लिए देखो बेटा, थीटा क्या होता है? मान लो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा, और जो सर्कुलर वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है BC, बी सेंटर, वो मान लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस टाइप से है। तुम्हें एपरेटस याद है, राइट? तुम्हें सिस्टम याद है, कॉन्फ़िगरेशन याद है, राइट? सो जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो हमेशा बी नेट की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, मैग्नेटिक नीडल, एंड विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द BH। यहां पर जो थीटा है उसको एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। ये है मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन, एंड थीटा को बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन, करेक्ट। अच्छा, तो अब सुनो, जो करंट सेंसिटिविटी होती है ना, जो सेंसिटिविटी होती है, ऐसा मान लो सेंसिटिविटी S, अगर उसको डिफाइन करना हो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए, सो दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय I, डिविएशन पर यूनिट करंट, दैट इज सेंसिटिविटी, कि यूनिट करंट आने से डिविएशन में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज सेंसिटिव। अगर कम करंट के कारण ज्यादा डिविएशन हो रहा है तो ज्यादा सेंसिटिव है, राइट? इट मेक्स सेंस, राइट? द डेफिनेशन मेक्स सेंस, राइट? अच्छा,
अब थीटा बाई आई निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मेट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या मैं थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा लग सकता हूं? रख सकता हूं फॉर स्मॉल डिविएशन एंगल्स। लेट्स सपोज थीटा इज tan थीटा, राइट? ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। tan थीटा अपन निकाल सकते हैं कैसे? देखो यहां पे, ये देखो, दिस इज BC, डू यू एग्री? एंड दिस इज BH, डू यू एग्री? सो tan थीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी BC बाई BH। और BC का वैल्यू कितना है बेटा? BC का वैल्यू होता है म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय 2 इनटू रेडियस। रेडियस को a मान लूं मैं, लूप के रेडियस को, वायर वाले लूप के रेडियस को, इनटू BH। सो यहां से tan थीटा बाई आई की वैल्यू कितनी आती है? tan theta by I from there comes out to be mu naught n by 2a bh, mu naught n by 2a bh। अच्छा, क्या इसकी जो सेंसिटिविटी है tan theta by I, जिसको अपन सेंसिटिविटी डिफाइन कर चुके हैं, क्या वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल आ गई? यस, सो दैट्स व्हाई सेंसिटिविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 कहता है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, इसी से देख लो, तुम लिख रहे हो tan theta by I इज इक्वल टू mu naught n by 2a bh। सो यहां से करंट को क्या लिखोगे? करंट को लिखोगे 2a bh tan theta डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन, राइट? सो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्लो होने वाली करंट, सर्कुलर लूप में फ्लो होने वाली करंट नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? ओके, सो देखो ध्यान से, स्टेटमेंट 2 कहता है करंट टू द कैलरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज़ वी जस्ट फिगर्ड इट आउट दैट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, राइट? दैट इज करेक्ट। बट स्टेटमेंट 1 तो सही है, पहले निकाल चुके हैं अपन, सेंसिटिविटी तो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल थी, राइट? सो दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere in the direction 10 degrees south of west to 10 degrees north of east. Now, the magnetic meridian of the place happens to be at 10 degrees west of the geographical meridian. The Earth's magnetic field at the location is 0.33 Gauss and the angle of dip is 0. Very important statement. The angle of dip is 0. The neutral points lie on a straight line. Ignore the thickness of the cable. Please understand this. तो तुमको क्या दिया हुआ है कि एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या है स्ट्रेट वायर का, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का? ये देखो 10 डिग्री। अगर मैं ज्योमेट्रिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ऐसा दिखाऊं, तो जो वायर है वो, उसमें जो करंट जा रहा है, उसका जो एक्सटेंशन है वो है 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब ये वाला यहां से लेके टू 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये देखो वायर, इसमें करंट ऐसे जा रही है, राइट? और जो तुम्हारा मैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो जियोग्राफिकल एक्सिस से 10 डिग्री शिफ्टेड है, ये तुमको बताया गया। और जियोग्राफिकल नॉर्थ के बगल में 10 डिग्री दूरी पे क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स मैग्नेटिक नॉर्थ। तुम्हें पता है ये बात, राइट? सॉरी, जियोग्राफिकल नॉर्थ के बगल में मैग्नेटिक साउथ। जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ एक जगह होते हैं, राइट? एक जगह होते हैं मतलब थोड़ा शिफ्टेड होते हैं। यहां पर कितना शिफ्टेड दिया हुआ? 10 डिग्री। तुम ध्यान से देखो तो ये वायर और ये साउथ वाली एक्सिस ये 90 डिग्री पे आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे क्या? जो मैग्नेटिक एक्सिस है और वो वायर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी यहां पर। बिल्कुल सर। अब तुमसे पूछ रहा है न्यूट्रल पॉइंट खोजो, और न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा उसके लिए लोकस निकालो, लोकेशन निकालो। देखो ध्यान से बेटा, इजी सवाल है। इस वायर की जो वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? किसी भी लोकेशन पर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका सर्कुलेशन होगा ऐसा। डू यू एग्री? डू यू एग्री? सर्कुलर लाइक सेक्शन बनाएगी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वायर की वजह से, तो इस सर्कल पर टेंजेंट डाल दो। यस सर। अब सोचो कि मैग्नेटिक एक्सिस की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? डिप 0 है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है कितनी? 0.33 गॉस। अच्छा, इसको मैं टेस्ला में कन्वर्ट कर लेता हूं, सो इट विल बी इक्वल टू बी अर्थ इज इक्वल टू दिस। इसको मैं 0.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला लिख लेता हूं, राइट? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, याद रखो, राइट? तो ये है अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड, पर एंगल ऑफ डिप 0 है। इसका मतलब है जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट? और ध्यान से सोचो, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जब तुम जाते हो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंप्लीटली है तो ऐसे होनी चाहिए यहाँ पर, इक्वेटर पर। ये इक्वेटर वाला पोजीशन हो गया। अरे मैग्नेटिक एक्सिस को तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है वायर के थ्रू, तो वायर का जो लोकेशन है क्या वो इक्वेटर वाला पोजीशन है? यस। तो वहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी अर्थ की वजह से वो हॉरिजॉन्टली होगी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डिप 0 है। तो अब न्यूट्रल पॉइंट जो भी होगा, तो पूरे स्पेस में, बेसिकली वायर के आसपास पूरे स्पेस में जो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी है। तो न्यूट्रल पॉइंट जो भी होगा वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होनी चाहिए। यस सर। अब सोचो, ऊपर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को, फिगर के हिसाब से मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करवाना पड़ेगा। किससे? वायर की मैग्नेटिक फील्ड से, तभी न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो, अगर तुम वायर के नीचे, ये प्लेन ऑफ पेपर के नीचे जाके सोचो, तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, वो BH को सपोर्ट करेगी। यहां पे सोचो तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, वो BH को कैंसिल आउट नहीं कर सकती। और अगर मैं प्लेन के ऊपर आऊं तो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, और वो BH को बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकती है एट एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। कितनी डिस्टेंस पे वो निकालना है? डू यू अंडरस्टैंड? तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, वायर की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक लाइंस, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से आएगी वैसी आएगी। और यहां पर किसी भी स्पेस में किसी पॉइंट पर वायर के आजू बाजू जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायरेक्टेड है ऊपर की तरफ। सो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0, ऐसे ही यहां पर वायर का नीचे, अर्थ का ऊपर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0। सो ऐसे ही जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा उसका लोकस क्या होगा? एक लाइन जो इस दी हुई लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर है, करेक्ट? तभी वायर की वजह से नीचे आ रहा है, राइट? यस।
और जो जहां भी कैंसिल आउट होगा वहां पर बी अर्थ दैट इज गिवन एज बी एच क्योंकि डिप एंगल 0 है मस्ट बी इक्वल टू व्हाट मस्ट बी इक्वल टू बी वायर इन मैग्नीट्यूड. डू यू अंडरस्टैंड? सो बी अर्थ दैट इज गिवन टू बी 0.33 into 10 raised to power minus 4 इज इक्वल टू बी वायर. अब ये इनफाइनाइट एक्सटेंशन का वायर है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. आई का वैल्यू 2.5 एम्पियर. सो आर का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 0.33 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, आई का वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 0.33 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. This if you solve, the value of r comes out to be 1.5 into 10 raised to power minus 2, right? 1.51 something, 1.5 approximately, 1.51 something into 10 raised to power minus 2. ये किसकी वैल्यू आती है? r की वैल्यू. This much meters. So अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूं, so it will be 1.51 सेंटीमीटर approximately. So yes, न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? वायर के पैरेलल एक लाइन पर जो प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर हो, परपेंडिकुलरली अप शिफ्टेड हो, अपवर्ड शिफ्टेड हो, और उसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.51 into 10 raised to power minus 2 मीटर होना चाहिए, यानी 1.51 सेंटीमीटर होना चाहिए. ऑप्शन डी, सी दिस, पैरेलल टू द केबल, neutral points का locus parallel to the cable above the plane of paper at a perpendicular distance of 1.51 centimeter. Option D here is the correct option. If a magnet performs 15 oscillations per minute in a horizontal plane, this is an important statement. In a horizontal plane is an important word, where the angle of dip is 60 degrees and the Earth's total magnetic field is 0.5 Gauss. And at another place where the total magnetic field is 0.6 Gauss, the magnet performs 20 oscillations per minute. Now, what is the angle of dip at this place, at the new place? इस नए प्लेस पर जहां पर 20 ऑसिलेशन पर मिनट का फ्रीक्वेंसी है, वहां पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा? डेल्टा 2 कितना होगा? तुमसे पूछा है. डेल्टा 1 दिया हुआ है पहले लोकेशन पर. पहले लोकेशन का फ्रीक्वेंसी कितना? 15 ऑसिलेशंस पर मिनट. अब ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब भी कोई मैग्नेट, मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब भी कोई मैग्नेट रखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेगा बार मैग्नेट, और जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वैसे आएगी. अब एम ऐसा है और बी ऊपर है, तो एम क्रॉस बीवी, अगर मैं एम क्रॉस बीवी की बात करूं तो उसकी वजह से एम और बीवी ऐसा, तो एम क्रॉस बीवी की वजह से जो टॉर्क आएगा वो ऐसे आएगा, और ऐसा टॉर्क कभी भी मैग्नेट को नहीं घुमा पाएगा. क्यों नहीं घुमा पाएगा? क्योंकि वो मैग्नेट को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जो कि अलाउड नहीं है. कंस्ट्रेंट क्या है? मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहना है. अगर ऐसा कंस्ट्रेंट है कि मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहना है, तो बीवी किसी काम का नहीं है फॉर द रोटेशन पर्पस. तो फिर कौन काम का है? बीएच. क्योंकि देखो बीएच ही मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी तरफ अलाइन करके रख रहा है. अब अगर मैंने मैग्नेट को हल्का सा ऐसा डिविएट करके, थीटा एंगल पर डिविएट करके छोड़ दिया, तो मैग्नेट अपने लोकेशन पर, यानी बीएच की डायरेक्शन के साथ जो अलाइनमेंट था उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है. राइट? अच्छा, और ऐसे केस में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया जाता है 2 पाई रूट आई बाई एम बीएच से. क्यों? क्योंकि जो टॉर्क है दैट इज गिवन एज एम क्रॉस बी एच एच. राइट? अगर थीटा एंगल तुमने घुमाया है तो दैट इज एम बी एच साइन थीटा. राइट? राइट? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से अगर मैं कंपेयर करूं तो जो एंटी टॉर्क है, तो मैं माइनस लगा देता हूं, मैं एक माइनस एम बी साइन थीटा, क्योंकि थीटा अगर मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, उसको वापस अलाइन करने के लिए ऐसा. सो आई अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस एम बी एच इंटू साइन थीटा को मैं थीटा लिख दूं, स्मॉल वैल्यूज. यस, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस एम बी एच थीटा बाई आई. और एंगुलर एसएचएम के लिए अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एम बी एच बाई आई. तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट आई बाई एम बी एच, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट आई बाई एम बी एच. इज दैट ओके? ये कब? यहां पे बी की जगह बी एच कब? जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना कंस्ट्रेंट हो तुम्हारा, जब वर्टिकल फील्ड अपना कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा सकती रोटेशनल पर्पस के लिए. राइट? तब जो टाइम पीरियड लिखते हो वो लिखते हो 2 पाई रूट आई बाई एम बी एच. ठीक है, अब इसके बाद ये सवाल बस कैलकुलेशन का है, क्योंकि देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई एम बी एच. अब दो केसेस में केवल हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स अलग अलग है, मैग्नेट वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है, 2 पाई वही है. तो जो टाइम पीरियड है, क्या मैं उसको अंडर रूट 1 बाई रूट बी एच के प्रोपोर्शनल लिख दूंगा? यस. तो क्या मैं टाइम, देखो लिख ही देता हूं, ध्यान से देखो, B1 और B2 आर द नेट मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड. ये बीएच की वैल्यू नहीं है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है. और टाइम पीरियड मुझे पता है 2 पाई रूट आई बाई एम बी एच, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट बी एच. यस सर. सो T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी लिख दोगे? T1 बाई T2 लिख दोगे अंडर रूट ऑफ BH2 बाई BH1. राइट? ओके, लेट्स जस्ट लुक इनटू इट. Just look into it. T is inversely proportional to root BH. So from that relation, T1 by T2 is under root BH2 by BH1. और BH2 को क्या लिख सकते हो? BH2 को लिख सकते हो B2 cos delta 2. B देखो ध्यान से. So यहाँ से इन्होंने रेशियो को रिवर्ट कर लिया, तो T2 by T1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? BH1 by BH2. Okay, just let me just solve this. Let me just solve this from there. So T1 by T2 square is equal to BH2 by BH1. Correct? So T2 square by T1 square, reverting the ratio will become BH1 by BH2. Now what is BH1? B1 cos delta 1, और delta 1 की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री.
दिया हुआ था डिप एंगल फॉर द फर्स्ट केस, BH2 की वैल्यू B2 cos delta 2, cos delta 2 यानी cos delta is not given to you, यही निकालना है तुमको, डिप एट द सेकंड प्लेस, राइट। अब T1, अब T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर को कैसे निकाला जाए, तो T जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर इज सेम एज T2 स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर इज सेम एज F1 स्क्वायर बाय F2 स्क्वायर। F1 15 oscillations per minute, F2 20 oscillations per minute. So F1 square by F2 square, 15 square by 20 square. So from that relation, can we write 15 square by 20 square is equal to B1 की value 0.5 cos delta 1 cos 60 half divided by B2 की value 0.6 cos delta 2 is cos delta, that is cos delta. Delta की value यहाँ से निकालनी है. तो cos delta if you solve from there, it is 0.74. Delta is equal to cos inverse 0.74, which approximately comes out to be 42.2 degrees. So here the correct option will be option A, 42.2 degrees.